हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 38। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656, जो कि मुगल साम्राज्य के टाइम की वक्त के पीरियड के वक्त था ये अभी। उसका पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे, ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ डेक्कन स्टेट। डेक्कन स्टेट की क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन थी ड्यूरिंग मुगल पीरियड्स, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि डेक्कन स्टेट में जितने सारे जो स्टेट्स थे, जो राजा वगैरह थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने मैप भी प्रोवाइड किया हुआ है। अहमदनगर तक ख़त्म हो गया, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। इसको शाहजहां जो थे इसको डिवाइड कर लिए, जितनी सारी चीज़ें थे वो गोलकुंडा और बीजापुर के अंदर भाग कर लिया और फिर मुगल सल्तनत के अंदर सब कुछ आ गए। तो ये जो गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, ये सारी चीज़ें और धीरे धीरे ये जो बीजापुर थे हम देखेंगे, धीरे धीरे उन्होंने एक्सटेंड कर लिया अपने साम्राज्य को डेक्कन में साउदर्न के तरफ, और गोलकुंडा बीजापुर ये सब अपने अपने अंदर बांट लिया सब कुछ। तो उनका एक्सटेंशन भी हो गया। तो डेक्कन स्टेट जो इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे इनके बीच कल्चरल कंट्रीब्यूशन में उन्होंने किस तरह की कंट्रीब्यूशन दी, जैसे कि लिटरेचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इसमें उन्होंने किस तरह की कंट्रीब्यूशन दी, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि आदिल शाह की क्या कंट्रीब्यूशन रही, उन्होंने किस तरह की कल्चरल पैटर्नेजेस किया था। अली आदिल शाह कौन थे, याद आ रहा है? तो ये थे हमारे बीजापुर के शाहजहां, सॉरी शाहजहां तो नहीं, बीजापुर के राजा। तो अली आदिल शाह जब थे तो वो बहुत ही उनको अच्छा लग रहा था हिंदू मुस्लिम सेंट के साथ, संत जो होते हैं उनके साथ डिस्कशन करना, उनका पैट्रोनेज लेना उनका बहुत पसंद था। तो इसी वजह से वो इन सबको अपने कोर्ट में बुलाकर उनके साथ डिस्कशन करते रहते थे। एंड वाज कॉल्ड ए सूफी, उनको सूफी भी कहा गया था। वो सूफी जिस तरह से वो गाना गाकर भक्ति करते हैं, उस तरह की टाइप के वो भक्ति, प्रेयर, ये सब चीज़ें पे भी वो बिलीव रखते थे, जिसकी वजह से उनको सूफी भी कहा जाता था। फिर कैथोलिक मिशनरीज जो होते हैं उनको भी उन्होंने इनवाइट किया था, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के होते हैं, अपनी कोर्ट में। और इवन बिफोर अकबर हैड डन सो, मतलब अकबर ये सारी चीज़ें भी करते थे। हमने सुना था जब पढ़ा था, अकबर ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे। उनसे पहले भी अली आदिल शाह ये सारी चीज़ें करते थे। फिर संस्कृत में भी उनकी बहुत रुचि थी। संस्कृत स्कॉलरशिप को उन्होंने अपने कोर्ट में बुलाते थे। लाइब्रेरी, उनका एक एक्सलेंट लाइब्रेरी था जहाँ पे संस्कृत स्कॉलर को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ था। एक बहुत वेल नोन संस्कृत स्कॉलर उनके टाइम पे थे जिनका नाम था वामन पंडित। और लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृत और मराठी का बहुत बड़ा पैट्रोनेज करते थे वो। और वाज कंटिन्यूड बाय सक्सेसर, उनके बाद भी उनके जितने सारे सक्सेसर आए वो संस्कृत और मराठी लैंग्वेज को भी पैट्रोनाइज करने लगे। तो सेकेंड जो आते हैं वो होते हैं इब्राहिम आदिल शाह, जो कि अली आदिल शाह की सक्सेसर बने। ठीक है, उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह टू। तो ये जो थे इन्होंने म्यूजिक को बहुत पैट्रोनाइज करके रखा हुआ था, क्योंकि म्यूजिक उनका बहुत अच्छी रुचि थी म्यूजिक में। और उन्होंने एक बुक कंपोज किया था जिनका नाम था किताबी नौरास, जिस बुक में उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखी हुई थी, और सेट टू वेरियस, जिसमें बहुत सारे म्यूजिकल मोड्स थी और रागस थी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक न्यू कैपिटल बनवाया जिसका नाम था नौरासपुर। ठीक है। इन विच लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस वर इनवाइटेड, क्योंकि वो उनका म्यूजिक में बहुत अच्छी खासी रुचि थी, जिसके वजह से नौरासपुर में उन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियन को इनवाइट किया वहाँ पे सेटल होने के लिए। और उनके जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उनमें उनमें फ्रीली इन्वोक्ड द गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग। उनकी जो म्यूजिक एंड लर्निंग की जो गॉडेस होते हैं, विद्या देवी जो होते हैं हमारे सरस्वती, उनको वो इन्वोक करते रहते थे। मतलब उनको जो उस डायटी को बहुत अच्छी तरीके से वो वहाँ पे इंसाइट करते रहते थे, रिसाइट करते रहते थे। और फिर उन्होंने बहुत सारे हिंदू और हिंदू से संत और टेम्पल जितने सारे होते हैं उनको भी पैट्रोनाइज करके रखा हुआ था। इसमें इंक्लूडेड है पंढरपुर ग्रांट्स। पंढरपुर एक जगह है जहाँ पे जो हमने पढ़ा हुआ था शायद भक्ति मोमेंट में, कि महाराष्ट्र जो लोग होते थे वो मराठी जो होते हैं वो विठोबा को पूजा करते थे। तो विठोबा जो होते हैं भगवान, जिनका भगवान विष्णु के एक अवतार माना जाता है विठोबा,
उनका एक रूप होता है। तो बिठवा को यहाँ पे पूजा किया जाता है। सेंटर ऑफ वर्शिप होता है पंढरपुर, जहाँ पे बिठवा को पूजा किया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह वो देते रहते थे। ठीक है। और बाद में इस जगह बहुत भक्ति मोमेंट महाराष्ट्र की एक सेंटर बन गई भक्ति मोमेंट की। अगर हम इब्राहिम आदिल शाह टू के बारे में बात करें तो वो 1580 से लेकर 1627 तक वो राज कर रहे थे और एट द एज ऑफ 9 साल में, आजकल पता है 9 साल में बच्चे क्या करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते थे, इतना मैच्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन उस वक्त 9 साल की एज में वो थ्रोन पे बैठे राजभार संभालने लगे। वो इतना अच्छा खासा राजा थी कि वो उनको माना जाता था पुअर की राजा, पुअर की जो पुअर के लिए वो एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाते थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे पुअर के लिए, जो पुअर पीपल होते हैं, और इसीलिए उनको बोला जाता है अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ द पुअर, गरीब के साथी माना जाता है, अबला बाबा भी बोला जाता है। तो धीरे धीरे करके वो अपने आप को इतना हद तक ऊपर उठा दिया कि एक वक्त पर उनको जगत गुरु भी बुलाने लगे सब। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कुतुब शाह के बारे में। कुतुब शाह के बारे में, कुतुब शाह कौन थे? ये थे गोलकुंडा के राजा, जिनका जिनका कंप्लीट नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। तो उनका कल्चरल इंटीग्रेशन क्या था? उनकी पर्टिकुलरली जो कंट्रीब्यूशन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में था, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था। ये जो कुतुब शाह थे, उन्होंने मिलिट्री सर्विस में बोथ हिंदू एंड मुस्लिम को यहाँ पे इंक्लूडेड किया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव में और डिप्लोमेटिक पर्पजेस में। और अंडर इब्राहिम कुतुब शाह तो मुरानारी राव, एक ये इस तरह के एक पर्सन थे जिनको पेशवा के पोजीशन तक रोज किया गया था किंगडम में। और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन होता है मीर जुमला, और जिसको वाजिर भी बोला जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है, सबसे नंबर 1 पोजीशन होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। उसके आसपास की, उसके नेक्स्ट जो पोस्ट होता है वो होता है पेशवा। फिर मिलिट्री इंटीग्रेशन में मिलिट्री के बारे में अगर बात करें, जो नायक वारिस थे, ये पर्टिकुलरली जो मराठास होते हैं उनके जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको दे दिया जाता है नायक वारिस। और ये नायक वारिस हु परफॉर्म द मिलिट्री कम लैंडेड एलिमेंट्स, ये भी रिमेंड ए पावर इन द किंगडम एवर सिंस द फाउंडेशन ऑफ द डिनास्टी। गोलकुंडा की जो डिनास्टी बनी है एक टाइम पे, मुगल साम्राज्य के टाइम पे, वहाँ पे नायक वारिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मेंटेन कर रहे थे। फिर 1672 से लेकर 1687 तक जो गोलकुंडा के जो आग्रासन हुआ, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था गोलकुंडा एक वक्त में। फिर मुगल साम्राज्य आने के बाद मुगल साम्राज्य के साथ इंटीग्रेटेड हो गया वो। तो इस वक्त के दौरान, ये जो इस टाइम पीरियड के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री अफेयर्स, इस जो चीज़ को 2 ब्रदर डोमिनेट कर रहे थे, जिनका नाम था मदना एंड अकाना। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि लिटरेचर के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन रहा जो कुतुब शाह की। इंटेलेक्चुअल रेजर्ट बन गई गोलकुंडा, जहाँ पे लिटरेरी बहुत सारे मेन, वहाँ पे लिटरेरी मेन आकर रहने लगे, वो एक रेजर्ट बन गया लिटरेचर की। ठीक है। फिर मल्टीलिंगुअल पोएट्री, जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, उन्होंने दक्षिणी उर्दू में, पर्शियन लैंग्वेज में और तेलुगु में, ये सारे लैंग्वेज में बहुत सारे डिफरेंट तरह की पोइट्री लिखना शुरू कर दी, और जिसमें हैज़ लेफ्ट एन एक्सटेंसिव दीवान और कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन उन्होंने दिया था इस डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और एक सेक्युलर पोइट्री, वो जो भी पोइट्री लिखते थे एक सेक्युलर नोट उसमें रिप्रेजेंट किया जाता था। सेक्युलर नोट मतलब ओनली वो भगवान के ऊपर या फिर प्रोफेट के ऊपर जो पोइट्री होता है उसके ऊपर कुछ नहीं लिख रहे थे, मतलब उसके सिर्फ उसके ऊपर नहीं लिख रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने नेचर के ऊपर, लव के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, ऑफ हिज डे, ये सब के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखा हुआ था। तो इसी वजह से उसको सेक्युलर पोइट्री भी बोला जाता है। और उन्होंने उर्दू की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे काम किया था। उर्दू की पर्टिकुलरली जो दक्षिणी फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट किया था उस टाइम पे। उर्दू के पर्टिकुलरली उर्दू लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए डेक्कन एरिया जो होता है हमारा इंडिया का, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हुआ था। सक्सेसर ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जो सक्सेसर होते हैं,
तो अली कुतुब शाह की जो कुली कुतुब शाह की जो सक्सेसर आए उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी पोएट राइटिंग की और धीरे-धीरे उन्होंने जो राइटर वगैरह थे, उन्होंने धीरे-धीरे उर्दू लैंग्वेज को अपने लिटरेरी लैंग्वेज के हिसाब से मानने लगे। उसके बाद लिंग्विस्टिक फ्यूजन हुआ धीरे-धीरे, पर्शियन भी वो यूज़ कर रहे थे, पर्शियन के साथ-साथ उन्होंने हिंदी को भी उठाया, तेलुगु को भी उठाया फॉर डिफरेंट आइडियम्स जो फ्रेजेस होता है, बहुत सारे थीम्स होते हैं, वोकैबुलरी होता है, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने हिंदी को भी यूज़ किया, तेलुगु को भी यूज़ किया अलॉन्ग विथ पर्शियन, ठीक है। उर्दू को भी पर्टिकुलरली बीजापुर की कोर्ट में भी उर्दू लैंग्वेज को धीरे-धीरे पैट्रोनाइज़ करा गया। उसके बाद रोमांटिक लिटरेचर की अगर हम पोएट को कंसिडर करें तो पोएट एक होते उनका एक पोएट था जिसका नाम था लॉरेट नुसराती। उन्होंने बहुत सारे मिडिल 17th सेंचुरी के मिडिल में उन्होंने एक रोमांटिक टेल लिखा हुआ था ऑफ प्रिंस मनोहर, जो कि कनक नगर के रूलर थे और उनकी शायद ये गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उनकी प्रेमिका मधुमाला थी। उनके बारे में ये एक बहुत रोमांटिक टेल उन्होंने लिखा हुआ था। और उसके बाद धीरे-धीरे डेक्कन से उर्दू आया नॉर्थ इंडिया में 18th सेंचुरी में। तो ये था डेक्कन में जो उर्दू लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई और डिफरेंट मल्टीलिंगुअल जो पोएट्री है उसका भी डेवलपमेंट हुआ। इस बारे में इस चीज़ में कितना कंट्रीब्यूशन डेक्कन की रहा आप देख पा रहे होंगे अभी। अगर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो डेक्कन की कंट्रीब्यूशन यही रही कि चारमीनार एक है, जो लोग आपने देखा होगा चारमीनार को 1591 से लेकर 92 में इसको बनाया गया था। ये सिटी ऑफ हैदराबाद की सिटी में एकदम सेंटर में अवस्थित है। इसको बनवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। अभी तो आपको याद रह जाएगा कुली कुतुब शाह कौन थे, गोलकुंडा के राजा थे और वो उन्होंने हैदराबाद में चारमीनार बनाया था, याद रह जाएगा आपको। ये 4 लोफ्टी आर्चेस इसमें है और फेसिंग 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन को वो फेस करके रखा हुआ है। और इसमें इसका चीफ ब्यूटी जो है वो है 4 माइनरेट्स, जो कि 4 स्टोरीड विशिष्ट है और इसका हाइट है 48 मीटर। और ये डबल स्क्रीन जो होता है आर्चेस की, ये फाइन क्रेविंग्स के द्वारा बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं चारमीनार, जिन्होंने गए हो और देखे हो तो आप लोग जिन्होंने हैदराबाद में रहते हैं पर्टिकुलरली, वो लोग भी इसे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगर आप विजिट भी करते हो अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना। फिर इब्राहिम रौजा, जो कि बीजापुरी बिल्डिंग इसको माना जाता है, फेमस बीजापुरी बिल्डिंग ऑफ द पीरियड, जो कि इब्राहिम रौजा के नाम पे जाना जाता है और इसको इब्राहिम आदिल शाह के मौसोलियम को भी बोला जाता है और इनके जो मेमोरी में इसको बनाया गया था। ये बहुत ही सुंदर स्टाइल में इसको बनाया गया है। फिर गोल गंबुज के भी बारे में इसके आसपास ही है। 1660 में इसको बनवाया गया था और ये लार्जेस्ट सिंगल डोम एवर कंस्ट्रक्टेड, एक बहुत ही बड़ी सिंगल डोम है जिसको बनवाया गया है। और इसका ऑल इट्स प्रोपोर्शंस आर हार्मोनियस, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रोपोर्शन मेंटेन करके इसको बनाया गया है। लार्ज डोम बीइंग बैलेंस्ड बाय टॉल टैपरिंग माइनरेट्स एट द कॉर्नर, ये जो टैपरिंग माइनरेट्स होते हैं टॉल वाला, इसके साथ साथ इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है बहुत हार्मोनियस तरीके से बैलेंस करके। इसको ये भी माना जाता है अगर आप रूम की एक कॉर्नर में कुछ विस्पर भी करते हो, वो अगले कॉर्नर में अगले साइड में एकदम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई देता है। तो इसको इस तरह से आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे। फाइनली लास्ट स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था पेंटिंग में भी बहुत अच्छा खासा था। इब्राहिम आदिल शाह के पीरियड में पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लोरिश हुआ था। कम्युनल हार्मोनी थी उनके वक्त पे, क्योंकि जब मुग़ल साम्राज्य के अंडर उन्होंने वो आ गए और धीरे-धीरे उनका जो स्टेट एक्सटेंशन करने में मुग़ल साम्राज्य भी कहीं न कहीं उनको मदद कर रहे थे। तो उनके जो अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। सब हार्मोनी में रहने लगे। तो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी इस टाइम पे सेक्टेरियन वायलेंस भी उनका कहीं न कहीं ख़त्म हो गया। उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया और एक फाइन स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करके वो पीसफुली रह रहे थे। और कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी उनका सिग्निफिकेंट था इन टर्म ऑफ इन फील्ड ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ये सब में भी उनका बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा। तो इससे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है कि डेक्कन की क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रही इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। फिर हम कुछ 2-3 वीडियो में ये टोटल सतीश चंद्र की मिडेवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा।
फिर हम पढ़ेंगे किस तरह की मुगल साम्राज्य ख़त्म होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, इसके बारे में देखेंगे तो फिर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके फ़ायदे के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत मददगार हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।